हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है एंगस्ट्रॉम क्लासेस में बच्चों। तो जैसा कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि आज का क्लास हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म का क्लास फर्दर मूव होने वाला है बच्चों। पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था और क्या क्या सीखा था बच्चों, आप सभी को पता है। आप सभी उस चीज को रिकॉल कर पा रहे होंगे। और कोई भी बच्चे, अगर वैसे बच्चे हैं जो इस क्लास को बीच से देख रहे हैं, तो आपको प्रॉपर चीजों को सीक्वेंस वाइज में समझने के लिए आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए बच्चों, जहां पे मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी सोशल साइंस के सिलेबस को स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस किया है बच्चों। और स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से चीजों को इंट्रोड्यूस करने के बाद ही मैं सिलेबस पे जंप किया हूँ, चैप्टर्स पे जंप किया हूँ। और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने 3 4 5 क्लास देख लिया है। आई थिंक ये हमारा फर्दर नेक्स्ट क्लास होने वाला है बच्चों। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था, क्या क्या सीखा था, आप सभी को पता होगा। जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे बच्चों, तो नेशन बिल्डिंग जर्मनी और इटली के बारे में हमने समझा था। इटली का यूनिफिकेशन देखा था, जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा था। और उससे पहले आप सभी को बच्चों याद होगा कि हमने चीजों को रिलेट किया था, स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था और अभी तक कहां पे है हम लोग उस चीज को समझा था। और तब जब एक हमारे पास एक आइडिया लगती है बच्चों, मतलब यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई है और यहाँ पे मुझे जाना है, तो इसके बाद क्या हुई, इसके बाद क्या हुई, इसके बाद क्या हुई, इस तरीके से बच्चों चीजों को पढ़ना बहुत ही बेहतर तरीका माना जाता है। अगर आपके पास ये क्लैरिटी नहीं आया कि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और हमें यहाँ पे एंड करना है, तो बच्चों फिर पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल, और ऐसे हजारों नॉलेज के आपके पास खुले हुए हैं रास्ते। हजारों लोग यूट्यूब पे आते हैं पढ़ाने के लिए, हजारों टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन मैं भी बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ बच्चों, तो मुझे पढ़ाना वैसे ही पसंद है जैसे मुझे पढ़ना पसंद है बच्चों। तो मैं जब 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 से बचपन से ही पढ़ते आया, आप लोग की तरह भी होऊंगा एक ना एक दिन, तो मैं चीजों को समझ नहीं पाता था। और मैं ये बेहतर तरीके से समझता हूँ कि आप क्या क्या फील करते होगे। एक पढ़ाई, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के टाइम बच्चे क्या क्या फील करते हैं और क्या क्या उन्हें कमी महसूस होती है बच्चों, ये मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट वो दिक्कत ना हो जो मैंने फेस करी है अपने जीवन में। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा बच्चों कि चीजों को सीक्वेंस वे में रखा जाए, कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए, ना कि फैक्ट्स पे। फैक्ट्स हमारा सेकंड प्रायोरिटी हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कंसेप्ट हो। तीसरा चीज वाई, हाउ, व्हाट, इन सब पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, ना कि व्हेन और वेयर पे। पहला प्रायोरिटी वाई और हाउ एंड व्हाट पे होना चाहिए, और दूसरा प्रायोरिटी हमारा उसके बाद व्हेन एंड व्हाट पे होना, व्हेन एंड वेयर पे होना चाहिए। ये चीजें होगी। फिर उसके बाद जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, कि कोई भी चीज आप लोग पढ़िए, हिस्ट्री जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में अभी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं उस चीज को। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है क्या एक्चुअल में? मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आप लोग हिंदी में कह सकते हो। तो राष्ट्रवाद का उदय किस बैकग्राउंड पे हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, है ना? कब हुआ, कैसे हुआ, क्या था वो, क्यों हुआ, कहां हुआ, तो इन सभी चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग से आपको मैंने बैकग्राउंड बताया कि फ्रांस का जो सरकमस्टांसेस था बच्चों, उस खास दौर में क्या था बच्चों, आप सभी को मैंने बताया कि फ्रांस की जनता बेहाल थी। फ्रांस का जो आपका रेवोल्यूशन हुआ, तो वो आप देखो 1789 में बास्टाइल के किले पे हमला कर दिया गया, लोगों द्वारा राजा को उतार दिया गया, गद्दी पर से हटा दिया गया। अगर मैं फिर से कहानी नहीं बोलना चाहता था कि क्लास लंबा हो जाएगा और आप लोग को जो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों, इसलिए मैं रिकॉल नहीं करा रहा। मैंने पिछले क्लास में रिकॉल कराया है आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग कहाँ हैं, है ना? तो फ्रांस में इस तरीके की चीजें बदली, नेशनलिज्म आया, राजा को हटा दिया गया। फिर उसके बाद नेशनलिज्म की बात करी गई। नेशनलिज्म के बाद
फिर जैकोबियन का काल आया, जैकोबियन क्रूर हो गया, फिर उसको भी हटा दिया गया। फिर उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन भी क्रूर हो गया, उसने भी काफी बदलाव किए, फिर उसको भी हटा दिया गया, उसको भी द्वीप पे भेज दिया गया। फिर अब उसका काल खत्म हो गया है। तो अब धीरे धीरे जैसे आप इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी राज्यों का बंटवारा काफी बुरे तरीके से किया गया था। और इसमें ऑस्ट्रिया का मेटरनिक जो आपका चांसलर है वो इसमें रोल निभा रहा था कि हम लोग मोनार्क को रिस्टोर करेंगे, मोनार्क पावर को रिस्टोर करेंगे। उसी दौरान यूनिफिकेशन चला, और यूनिफिकेशन में आपने बच्चों जर्मनी का यूनिफिकेशन देखा, इटली का, और उसके बाद आपने जर्मनी का देखा बच्चों, है ना। मैंने ये पिछले क्लास में करा दिया था, आप सभी ने इस चीज को देख लिया है। और हमारा उसके बाद का टॉपिक जो होने वाला है बच्चों, वो क्या होने वाला है? ये होने वाला है हमारा एल्गरीज का, है ना। एल्गरीज क्या है बच्चों? एल्गरीज या फिर आप लोग सिंबल्स बोल सकते हो। एल्गरीज क्या है? एल्गरीज या सिंबल क्या है? सिंबल एक कॉमन वर्ड हो गया, लेकिन इस कंटेक्स्ट में एल्गरीज जो है एक परफेक्ट वर्ड के रूप में निकल करके आता है बच्चों। तो एल्गरीज एक्चुअल में है क्या? तो आप लोग एल्गरीज को समझो, देखो, जानो व्हाट इज एल्गरीज। एक्चुअल में एल्गरीज क्या है? देखिए बच्चों, एल्गरीज वो है जब एक एल्गरीज एक सेंटिमेंट की तरह, मतलब कहा जाता है इस फ्रांस के कंटेक्स्ट में कि मान लीजिए कि जैसे आपको बताना है आपको क्लास में कि भाई साहब ये क्लास जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल बच्चों का क्लास है, तो इस वजह से मतलब इस क्लास को एक आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो हाँ, और सब बच्चे इसमें काफी ज्यादा मतलब कंपटीशन बेस्ड एग्जाम होकर इंट्रेंस एग्जाम पास करके इसमें बच्चों को फिल्टर आउट किया गया है। और जिनका जिनका बैकग्राउंड काफी अच्छा है और उनका मार्क्स काफी अच्छा आया है, तो उनके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है और उन बच्चों को इस सेक्शन में रखा गया है बच्चों। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे। तो उस क्लास को हम लोग कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास है, काफी ज्यादा क्लास जो है इंटेलेक्चुअल क्लास है। वो इंटेलेक्चुअल ये क्लास वायरल हो गया है, इंटेलेक्चुअल। लेकिन इंटेलेक्चुअल ये तो इसकी क्वालिटीज है ना, और उसी क्वालिटीज के नाम पे हम लोग नाम रख दिए उसका। लेकिन अब उस क्वालिटी को किसी और सिंबल से डिनोट करेंगे हम, ना कि ये कि भाई साहब उसको डायरेक्ट हम इंटेलेक्चुअल बोलेंगे। तो मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास को डिनोट करने के लिए किसी सिंबल का सहारा ले लेंगे, या फिर किसी वैसा नाम का सहारा ले लेंगे, वैसे एल्गरी का सहारा ले लेंगे जिससे वो क्लास जो है जाना जाए। जैसे उस क्लास का हम नाम रख देंगे विजेता, विजेता क्लास। अब ये विजेता क्लास जैसे ही लोगों में पता चलेगा हमारे आसपास जो भी है, तो विजेता मतलब काफी जो है वीर बालक है, यहाँ पे सभी विनर कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इस वजह से वो जाना जाएगा। तो एक वर्ड में सिंबलाइज किया गया, और सिंबलाइज करके वैसा माइंड में एक आपका इमेज क्रिएट हो रहा है विजेता के नाम पे कि आप लोग उसको एकदम सूरवीर की तरह कोई हाथ में। अब आप लोग बच्चों सोचिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके पास माइंड में कैसा कैसा इमेज बना बताइए? बच्चा का इमेज बना, या फिर इंसान का इमेज, आदमियों का या फिर औरतों का इमेज बना? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर किसी बच्चे का इमेज बना होगा तो वो कैसा कपड़ा पहना होगा, आपको आपके पास ये भी इमेज बना होगा, आप ये भी सोचिए। और वो हाथ उठाए हुए है अपना, या फिर हाथ नीचे गिराए हुए, या फिर झुक के खड़ा है, या फिर ऐसे गर्व से खड़ा है। तो ये सारा इमेज बन रहा है ना बच्चों, आपके माइंड में एक इमेज बन रहा है ना। इमेज बन रहा है कि दिन में खड़ा है कि वो रात में खड़ा है, इमेज बन रहा है कि वो रास्ते पे खड़ा है या फिर किसी यूनिवर्सिटी में खड़ा है या फिर कॉलेजेस में खड़ा है ना। तो आप लोग सोचिए, ये सारा माइंड में आपका इमेज एक बन चुका है, रॉ मटेरियल का इमेज बन चुका है। तो उसी इमेज को बनाने के लिए एक प्रॉपर सिंबल और प्रॉपर एलेग्री का सहारा लिया गया, जिससे कोई खास चीज को डिनोट करना होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग सिंबल या एल्गरी कहते हैं,
जिससे मेरा मकसद जो है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो जताना चाह रहे हैं, है ना, जो खास चीज वो खास चीज है, उस टर्म को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो एक एल्गरी हो जिसको पूरा लोग जानते हो, समझते हो, और सिंबलाइज करके हम उसके बारे में बता पाए। तो ये सिंपल सा कोई एल्गरी हो, वर्ड हो, पिक्चर हो, आर्ट हो, कुछ भी हो सकता है ना, आइडेंटिटी हो, सिंबल हो, कुछ भी हो सकता है एल्गरी के रूप में। जैसे हम एल्गरी ले लेंगे भाई साहब, ये हाथ, तो ये हाथ एल्गरी है, एल्गरी सिंबल है। ये हाथ कौन से पार्टी का बताओ, सिंबल है। आप लोगों को सबको पता होगा ये हाथ जो है कांग्रेस, पंजा, है ना, हथेली। तो ये क्या है, एक एल्गरी है, सिंबल है। तो उसी तरीके से एल्गरी जो है, देखिए आपके आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, कि एल्गरी when abstract idea like freedom, justice or nation is represented through a human figure or symbolic image. Instead of saying France is a free nation, artist painted France as a woman with specific symbolic features. कहने का मतलब क्या बोल रहा है बच्चों, कि मतलब एल्गरी को इस चीज के लिए इजाद किया गया फ्रांस में, कि फ्रांस में जैसे फ्रीडम की बात होगी, जस्टिस की बात होगी, नेशन की बात होगी, तो हम लोग सबको अलग अलग नाम ना दे करके हम लोग एक प्रॉपर एक सिंगल स्पेसिफिक सिंबल बनाए, सॉरी, तो उस वो सिंबल ही इन तीनों चीज को रिप्रेजेंट करे, दिखाए। जैसे आप लोग कभी कोर्ट गए होंगे, कभी न्यायालय गए होंगे, कोर्ट रूम में, तो वहां पे कानून का मूर्ति बना हुआ रहता, पिक्चर आर्ट बना हुआ रहता। वो कानून के आंख पे पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू लिए हुआ रहता है। वो क्या है, वो भी एक सिंबल है एलेगरी के रूप में। मतलब वो बताता है कि कानून के नजर में सब बराबर, ऑल आर इक्वल्स इन आवर, बोल सकते हो आप लोग, जुडिशरी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एल्गरी जो है वो फ्रांस के टाइम में आप ये शो कर रहा था कि फ्रीडम की बात कैसे होगी, जस्टिस की बात कैसे होगी, और नेशन बिल्डिंग की जब भी बात होगी तो ये हमारा एक एल्गरी होगा, और उस एल्गरी का नाम एक वुमेन के नाम पे दिया गया, और वुमेन को उसका सिंबॉलिक जो है आइडेंटिटी बनाया गया, ठीक है। और उस वुमेन का नाम क्या था बच्चों, आप लोग बताइए, याद कीजिए। उस वुमेन का नाम था मरियम, है ना, मरियम, उस मैरियन, उस वुमेन का नाम था बच्चों, है ना। देखो मैंने यहाँ पे बताया, मैरियन, मैरियन क्या क्या दिखाती थी, ये रिप्रेजेंट करती थी आपके सिंबल ऑफ लिबर्टी को, हाथ में एक टॉर्च लिए हुए रहती थी, और एक 3 कलर का जो है कपड़े पहने रहती थी, है ना, और एक फाइगेरियन मतलब फायरी गन कैप पहनी रहती थी। और वो क्या सी यू सी हर टुडे, मतलब आज भी तुम देख पाओगे कि जो फ्रांस का जो सिक्का है उसमें आज भी उसकी पिक्चर बनी हुई रहती है। वो पेंटिंग लिबर्टी पीपल 1813 वहां पे डिपिक्ट किया जाता था। और एक वैसे ही आपका जर्मेनिया नाम आएगा, जो जर्मनी में, उस जर्मनी में भी इस फीमेल के माध्यम से दिखाया गया कि नेशन जो है वो क्राउन ओक लीव्स के माध्यम से, एक क्राउन के ओक लीव्स का पत्ता, ओक का लीव होता है, पत्ता होता है, उसी के माध्यम से एक कैप पहनी, वो जर्मेनिया, वो फीमेल लेडी के रूप में थी। और उसी को दिखाया गया कि जर्मन स्ट्रेंथ हीरोइज्म का वो पार्ट है। ओक जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, जर्मन स्ट्रेंथ एंड हीरोइज्म, मतलब जर्मन के पावर को और उसके साहस को। होल्डिंग ए स्वॉर्ड, एक हाथ में तलवार लिए, एंड शील्ड, और एक कवच भी लिए। She appeared in a painting and political cartoon during the nationalist movement and represent the idea of unified German nation। और जब जर्मन नेशन का मैंने बताया था बच्चों स्टार्टिंग में, आप लोग याद कीजिए कि हम लोग जब भी नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, नेशनलिज्म को जब भी स्टडी करेंगे, तो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमें किस किन चीजों की सहारा की हेल्प की जरूरत पड़ती है, आप लोग याद कीजिए। मैंने बताया था पॉलिटिकल लीडर कुछ उभर के आते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर उभर के आते हैं, कुछ जो है थिंकर उभर के आते हैं, जैसे रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, ये सब क्या थे, ये सभी अपने विचार से फ्रांस को जो है काफी ज्यादा आगे ले गए। तो इन सब का सहारा रहा।
नेशनलिज्म को डिफाइन किए बहुत सारे लोग। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल है जो हमारा जितना भी हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ड्यूटी तो हर बात की बात है, लेकिन फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो इन सभी को शो करने के लिए बहुत सारे थिंकर, पॉलिटिकल लीडर, फ्रीडम फाइटर, इन सभी ने अपना आवाज उठाया और लोगों के बीच में ये फैलाया कि नेशनलिज्म का मतलब यही है। लेकिन उस नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए, जिससे लोग आपस में एक साथ यूनाइट हो पाए, उस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ी। मैंने बताई थी आपको, वो एलिमेंट सिंबल के रूप में बताया गया। जैसे नेशनल फ्लैग बताया गया कि जैसे ही नेशनल फ्लैग दिखेगा तो लोग समझ जाएंगे कि वो पूरे जर्मन राष्ट्र की बात हो रही है और सभी लोग एक हैं। अगर हम नेशनल फ्लैग लेके हाथ में दौड़ जाएंगे रोड पर तो सब लोग मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, इसका मतलब यूनिटी है। उसके बाद कोई गीत हो गया नेशनल सॉन्ग, और ये नेशनल सॉन्ग गाएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा, सब रेस्पेक्ट के साथ खड़े हो जाएगा एकदम सावधान की अवस्था में, इस तरीके से, है ना। फिर एक नेशनल हमारा सिंबल होगा, जैसे इंडिया में हमारा नेशनल सिंबल है क्या? अशोक चक्र। तो इस नेशनल सिंबल को भी सब लोग गौर से एकदम गर्व से देखेंगे, एकदम छाती चौड़ी कर करके देखेंगे। तो ये सब क्या है? नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए एलिमेंट है। तो उसी एलिमेंट का सहारा यहाँ पे भी लिया गया, है ना, जिसमें आप लोग जर्मनिया को देखते हैं। फिर आप लोग ब्रिटेन में ब्रिटानिया, जो आप लोग बिस्किट भी देखते हो गए, आज ब्रिटानिया के नाम से बिस्किट याद आता है। तो देखो, पर्सोनिफिकेशन ग्रेट ब्रिटेन थी, यहाँ भी फीमेल का यूज किया गया इस सिंबल के लिए। वॉरियर की तरह दिखाया गया, हेलमेट और शील्ड एंड ट्राइडेंट, है ना, ट्राइडिंग के साथ ये सिंबॉलिक नेवल पावर इंपीरियल माइट पॉइंट द पॉलिटिकल, मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो इंपीरियल पावर है, नेवल पावर है, उन सभी को दिखाने के लिए पॉलिटिकल इमेज के रूप में 19th सेंचुरी में इसका काफी ज्यादा यूज किया गया और आज भी उसके सिक्कों पे यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसी को हम लोग फर्दर समझते हैं डिटेल में। ये आप लोग तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने ये चीज बना दिया है आपके लिए कि आप लोग को इजी हो चीजों को समझने में। ठीक है बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो देखिए। देखिए मैंने यहाँ 3 फिगर बनाया है, क्या आपका नेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्गरी सिंबॉलिक फीचर है ना, आपका सिंबॉलिक फीचर के रूप में है। सिंबॉलिक फीचर फिगर्स रिप्रेजेंट एन आइडिया, इक्वालिटी और नेशन। ये आप लोग एल्गरी को ऐसे डिफिनेशन के रूप में भी ले सकते हो बच्चों यहाँ पे। एन एल्गरी इज अ सिंबॉलिक फिगर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आइडिया, इक्वालिटी और अ नेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ गए आप लोग। तो देखो मैंने यही बताया आपको कि फ्रांस में जो था आपका, फ्रांस में थी कौन? मरियन, है ना, मरियन का नाम मैंने बताया। ये मरियन जो है नेशनल एलेगरी के रूप में बनाया गया इसको। ये हाथ में आपको फिगर दिख रहा होगा, इस तरीके से फिगर है। फिर जर्मन में जर्मनिया, और फिर और जर्मनी फ्रैंकफर्ट इन पार्लियामेंट 1848, ये पार्लियामेंट की बात है। तो देखिए हाथ में किस तरीके से तलवार ली हुई है, फोटो ली हुई है, सब भी आपको फिगर दिख रहा होगा, है ना। ट्राई कलर का एक झंडा ली हुई है हाथ में, एक कैप पे पहनी, सिर पे एक टोपी पहनी हुई है, और ट्राई कलर का पूरा अपना इसका ये भी है ना। तो देखो सिंबल ऑफ मरियन, मरियन का रेड जो है फायरिंगियन कैप जो मैंने बताया, ये क्या शो करता है? ये फ्रीडम को। एक इस तरीके से बैच है आपका, ये क्या कर शो कर रहा है? ट्राई कलर जो है ये सिटीजनशिप को शो कर रहा है। और ट्राई कलर फ्लैग में जो है ये ब्लू, व्हाइट और रेड, ये नेशन बिल्डिंग को शो कर रहा है। समझिए बच्चों, ये 3 चीज आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, देख लीजिए। फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए कि जस्ट ऐसे भारत माता, जैसे हम लोग इंडिया में देखते हैं भारत माता, भारत माता का इमेजिन करो सिंबल कैसा होता है। तो उस भारत माता की तरह ही यहाँ पे फ्रांस में भी मरियन को रिप्रेजेंट किया गया, मैरियन को
रिप्रेजेंट किया गया बच्चों। समझ गए आप लोग, भारत माता इज इक्वल टू मैरियन आप लोग फ्रांस के लिए बोल सकते हैं, ठीक। और यही जो है आइडिया का लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो है सिंबल बन के उभरी। देखो अब यहाँ पे जर्मनी का देखो, जर्मनी का इस तरीके से फिगर है कुछ, है ना। और जर्मनिया है यहाँ की नेशनल एलगरी के रूप में, और रिप्रेजेंट कर रही है किसको, यूनिटी को, स्ट्रेंथ को, और जर्मन पीपुल को, नेशनलिज्म इन जर्मन पीपुल को, ठीक है। मतलब एकता को, बल को, और जर्मन पीपुल के राष्ट्रवाद को। देखो क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ये क्या पहनी हुई है जर्मेनिया, एक ओक लीफ पहनी हुई है। देखो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए दिख रहा है ना, ये क्या है, ओक लीव्स है। ओक, ओक का पत्ता आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को दिख जाएगा। ओक लीफ शो करता है हीरोइज्म को और स्ट्रेंथ को शो करता है। एक हाथ में तलवार भी ली हुई है, मैंने स्वॉर्ड की बात करी थी उसमें भी, देखो ये तलवार ली हुई है, और एक हाथ में फ्लैग भी है, और इस तरीके से कपड़ा है इसके पीछे। तो ये जो आप देखोगे स्वॉर्ड है, ये रेडीनेस टू फाइट फॉर द नेशन, मतलब इस तरीके से दिखाता है कि ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है। यहाँ के लोग, यहाँ का जो जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया है, मतलब इस नेशन के लोगों को में ये साहस बढ़ना है कि आप लोग हमेशा अपने राष्ट्र के लिए रेडी टू फाइट रहो, खड़े रहो, हमेशा रेडी रहो लड़ने के लिए, कभी भी लड़ाई हो सकती है। हाथ में एक इस तरह का कवच भी दिया गया है, जो ब्रिस्ट प्लेट विथ ईगल स्ट्रेंथ एंड करेज। यहाँ पे देखो कि एक ब्रिस्ट प्लेट के रूप में एक कवच है ना, जो दिखाता है क्या आपका, ईगल स्ट्रेंथ एंड करेज, ये साहस और बल को भी दिखाता है। यहाँ पे फ्लैग दिया गया, ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग, ये जर्मन नेशन का फ्लैग है। ओलिव का ब्रांच है जो पीस को दिखाता है, पीस को, शांति को। हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन उंगली करोगे तो भाई लड़ाई करेंगे। ये हो गया ब्रोक चेन्स, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड स्लेवरी, जंजीर को टूटने का सिंबल एक दिखाता है इस तरीके से, कि अब जो है स्लेवरी या दास्ता का और गुलामी का जो आप चला रहे थे इतने टाइम से, मोनार्की सिस्टम में जो आपका चल रहा था, वो अब भैया नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे अब जो भी होगा हमारे हिसाब से चलेगा। अब सभी लोग आजाद होंगे, और कोई भी स्लेवरी जैसा सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये शो करना है। अब समझिए कि ड्यूरिंग 1848 द इमेज ऑफ जर्मनी और डिस्प्लेइंग द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट held in St. Paul Church, it tried to work for the unity and freedom of Germany। मतलब ये 1848 में जर्मनी का जो आपका फ्रैंकफर्ट संसद का जो स्थापना हुआ था, उस संसद में ही इस पिक्चर को जो है दिखाया गया, शो किया गया। ये फ्रीडम ऑफ जर्मनी को दिखाता है बच्चों, शो कराता है ना। यहाँ पे देखो मेनी स्मॉल स्टेट जर्मनी, बहुत सारे स्टेट में, मैंने बता दिया यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, लोग किस तरीके से इसके लिए खड़े हो गए। गैरीबाल्डी, कैमिलो काउंट काबूर, है ना, बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क, इन सभी चीजों के बारे में मैंने डीपली पिछले क्लास में बताया है बच्चों। आप लोग को अगर नहीं पता तो आप लोग पिछले क्लास को देखिए, तभी इस क्लास में आइएगा बच्चों, नहीं तो समझ में चीजें नहीं आएंगे। प्रॉपर सीक्वेंस तरीके से चीजों को फॉलो करिएगा, तब जाके आपको हर एक चीज एकदम रिलेट करेगी अच्छे से। दो, 1 से 2 क्लास का टाइम लगेगा बच्चों आप लोग को हमारे साथ अडेप्ट होने में बच्चों, लेकिन अगर आप लोग एक बार अडेप्ट हो गए तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाओगे चीजों को, और आप लोग समझ पाओगे बच्चों। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा सा टाइम आप लोग कनेक्ट रहो हमारे साथ, फिर उसके बाद चीजें बहुत ही बेटर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों, मेरी, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए सेंस ऑफ नेशनलिज्म किस किस तरीके से आया, और कुछ भी और भी कुछ देखो इंपॉर्टेंट जो है वो एल्गोरिथम हम लोग देखे, फायरिंगन कैप देखे जिसमें लिबर्टी और फ्रीडम को शो करता है, ट्राइकलर फ्लैग जिसमें नेशन ऑफ सिटीजनशिप को, है ना, स्वॉर्ड जो है मतलब तलवार, ये रेडीनेस टू फाइट मतलब लड़ने के लिए तैयार है भैया आ जाओ। ब्रोकन चैन, फ्रीडम ऑफ स्लेवरी मतलब दास्ता या गुलामी के प्रथा से इस चीज को अंत किया गया है। ओक लीफ हीरोइज्म, और ओलिव ब्रांच पीस को दिखाता है। यहाँ पे समरी देखिए,
समरी में क्या क्या आपका दिया हुआ है। मरियन जो है फ्रेंच रिपब्लिक, जर्मनी जर्मेनिया जो है जर्मन नेशन, और फ्रैंकफर्ट संसद में इस तरह के दिखाया गया था, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, और ये आपके की पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज मरियन और हु वाज जर्मनी जर्मेनिया। तो मरियन वाज द, क्या लिखा हुआ है, एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच नेशन, हु वाज जर्मेनिया, जर्मेनिया वाज द एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जर्मन नेशन। आप लोग इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। एल्गोरिथम के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए अगर दिखाई दे रहा होगा तो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो चीजों को, है ना। एल्गोरिथम क्या है, सिंबॉलिक फिगर्स है, फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके फीचर्स दिए हुए है ना। फिर यहाँ पे कौन कौन मरियन और कौन कौन जर्मनियन ये दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से ये फिगर है और ये पिक्चर है, ये फ्रांस का और ये जर्मनी का नेशन का। ठीक है बच्चों, समझ गए। और इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, बता सकते हो। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा बच्चों। अब इसके बाद एक चीज मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले आप लोग को लग रहा होगा सर ये कब की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, इसका जिक्र कहाँ है, तो उसके लिए मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड। देखिए बच्चों, मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि इसमें आपने चैप्टर 1 जैसे ही आप लोग देख रहे हो बच्चों, तो चैप्टर 1 जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो आपको दिखा होगा ये पिक्चर्स, है ना। इस पिक्चर में क्या खास बात है, इस पिक्चर में क्या खास बात है बच्चों, आप लोग देखो। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एक सिंबल के रूप में। एक सेकेंड, ये चैप्टर 1 का आपका फिगर होगा। इसमें फ्रेडरिक सोरियो करके एक लेखक है, पोएट हैं, वो इस पिक्चर को उस टाइम में जब आपका फ्रांस का जब आपका रेवोल्यूशन हुआ था, तो उस पार्ट में, उस खास वक्त में ये इमेज काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। आपका जैसे ही चैप्टर 1 आप लोग स्टार्ट करोगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो सॉरियो का ये पिक्चर दिखाया जाएगा आपको। इस सॉरियो के पिक्चर में दिखाया जाएगा कि एक लेडी खड़ी है ना। एक लेडी है, हाथ में कुछ लिए हुए है, अपने साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा फ्लैग है ना। कुछ जो है उड़ता हुआ यहाँ पे दिखाया जाएगा आपको। यहाँ पे एक गॉड का भी आपको तस्वीर दिखाया जाएगा, है ना। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारा राजा का मुकुट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, इस तरीके से, है ना। तो ये फिगर दिखाया जा रहा है इसमें। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, झंडा है हाथ में लिए हुए लोग जो है ये कर रहे हैं, भीड़ लगाए हुए हैं और
यहाँ पे एक आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो ये पिक्चर क्या शो कर रहा है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा है ये मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिखाया, चैप्टर 1 स्टार्ट करने के टाइम क्यों नहीं दिखाया। अब आप लोग रिलेट कर पाओगे अच्छे तरीके से। अगर मैं उस टाइम आपको दिखाता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते बच्चों, आप लोग को समझ में नहीं आता। ये मेरा तरीका है बच्चों, और बिलीव कीजिए में उस मूवी से ज्यादा मजा उस मूवी में आता है जिसमें चीजें बाद में दिखाई जाती है, ना कि पहले, है ना। बाद में पर्दा खुलता है कि भाई साहब, बाद में आप लोग कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ इसका मतलब उस टाइम ये दिखाया गया था, इसका मतलब अब जाके समझ में आ रहा है। तो यही था बच्चों, यहाँ पे आपको जो है मरियन और जर्मेनिया, इन सब का कोर क्रक्स दिख जाएगा, मिल जाएगा। एक सिंबल बनाया गया है कि भाई साहब कवच मुकुट इन सबको राजा को तोड़ दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में झंडा लिए हुए, फ्लैग लिए हुए कूच कर रहे हैं। इस तरीके से सौरियों का एक इमेजिनेशन था, एक यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन क्या है, मैंने बच्चों आपको ये भी बताया है कि एक वैसा विजन जो उस खास वक्त में पॉसिबल ना हो पाए, ना लग सके, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो पॉसिबल हो जाए। जैसे कि भाई साहब ये एक यूटोपियन विजन के रूप में था कि कब जो है जनता सभी मुनार को उखाड़ करके फेंक देगी, जनता शासन अपने हाथ में ले लेगी। इस तरीके से एक यूटोपियन विजन के रूप में फ्रेडरिक सौरियो ने इस पेंटिंग को बनाया था, और यही आपके चैप्टर 1 में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। अब आप लोग समझ गए। अब वापस आते हैं बच्चों हम लोग, तो ये चीजें आपने समझ ली बच्चों, ठीक है। अब आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं आपके आगे। अब नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म क्या है, ये कुछ कुछ अब कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग देखो बच्चों, आप लोग स्टार्टिंग से चीजों को रिलेट करो, तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। स्टार्टिंग में फ्रांस में किस तरह चीजें बदली, उसके बाद जैकोबियन, नेपोलियन, उसके बाद मोनार्क, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया का जो आपका मेटरनिक चांसलर, यूनिफिकेशन, जर्मनी, इटली, उसके बाद आपका सिंबल एलेग्री, ये सभी चीज हम लोग सीक्वेंस तरीके से कवर करते हुए आ रहे हैं। हमने हर एक की कॉन्सेप्ट को देखा, उसके बीच में भी काफी चीजें देखी है बच्चों, काफी चीजें। जैसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, फिर आपका यूटोपियन विजन क्या है, फिर लिबर्टी का मतलब क्या है, फर्टैनिटी का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या है ना। तो ये सारी चीज को हमने बच्चों कवर किया। सोशलिज्म, आपका पॉलिटिकल विजन क्या है, इन सभी पे बारी बारी से बच्चों हमने बात करी है, सबको समझा। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक आपका टर्म है इंपेरियलिज्म और एक टर्म है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आप लोग बेटर तरीके से समझ पा रहे हो, लेकिन इंपेरियलिज्म समझो ये कैसे कैसे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब देखो, नेशनलिज्म जो है बच्चों, वो इंपेरियलिज्म को जन्म देता है। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो कि आप लोग इमेजिन करो जैकोबियन के रॉबिस्फेयर को। वो क्या था, वो बंदा क्या था एक्चुअल में, सोचिए, आप लोग इमेजिन कीजिए, हम टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए अच्छे से। सोच लिया। अब बच्चों, आप लोग सोचे होंगे तो जैकोबियन था बहुत ही आम इंसान। रॉबिस्फेयर जो था, जैकोबियन क्लब बनाया था। रॉबिस्फेयर आम इंसान, जनता के लिए, हक के लिए बात करता था, विरोध करता था, सरकार से लड़ता था। और फिर अपना जो है, अपना खुद का जैकोबियन क्लब बनाया जिसमें बहुत सारे जो है रेडिकल लोग शामिल हुए। धीरे धीरे जनता के हक में बात हुई, वो सरकार से भिड़ते थे, लड़ाई करते थे। धीरे धीरे जब जनता ने उनको सपोर्ट किया, सरकार को गिरा दिया, हटा दिया, और ये जब सत्ता में आया,
तो ये इस तरीके से क्रूर हुआ कि अब इसके विरोध में अगर मान लो कि ये 10 काम अच्छा कर रहा है और 5 काम खराब कर रहा है, अगर 5 काम के लिए कोई इसका विरोध करे तो वो इसको मरवा दे रहा था, गिलोटीन करवा दे रहा। मैंने बताया गिलोटीन भी क्या है। तो अब जिस तरीके से वो मरवा रहा है तो ये अपने आप में क्रूर हो गया। सोचने वाली बात, आप क्रूर सत्ता के लिए लड़ते आए और उसके लिए लड़ते लड़ते आप ही एक टाइम में क्रूर हो गए। तो ये अपने आप में कितनी रिडिकुलस बात है ना, हास्यास्पद है। अब ये कहीं से भी सही नहीं है कि भाई साहब अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी के व्यक्तित्व का आलोचना कर रहे हो, तो आलोचना सहने का भी क्षमता रखना होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो सहने का क्षमता है नहीं, लेकिन आप दूसरे को आलोचना कर रहे हो। ये तो वही बात हो गया कि भाई साहब दूसरे पे रहे तो बहुत अच्छा, और जब मेरे पे आ जाए तो फिर बहुत खराब वाला सिचुएशन है। तो कहने का मतलब यह है कि नेशनलिज्म एक वो विचारधारा है कि जब नेशनलिज्म एक पतली रेखा की तरह है बच्चों, एक पतली डोर की तरह, है ना। अगर आप नेशनलिज्म से अगर लेफ्ट आए, है ना, लेफ्ट आ गए, तो हो सकता है आप नेशनलिज्म वाले लोग जो है आपको कमजोर बोलेंगे, मरा हुआ इंसान बोलेंगे, तुम में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, सत्ता का विरोध करने का, डरते हो, डरपोक हो, कायर हो, वगैरह वगैरह। लेकिन आप फिर इस लाइन से थोड़ा राइट आ गए, तो राइट में क्या होगा आप सोचिए। रॉबिस्फियर, फिर नेशनलिज्म की आप बात कर रहे थे, लोगों के हक के लिए बात कर रहे थे, राष्ट्र की बात कर रहे थे, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे थे, लेकिन आप धीरे धीरे उसी राष्ट्र के लोगों से आप खुद को सर्वोच्च समझने लगे। आप राष्ट्र से ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट खुद को समझने लगे, और उस देश को उसी तरीके से आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, है ना। साम्राज्यवाद की नीति, इंपीरियलिज्म की ओर बढ़ चुके। तो इंपीरियलिज्म क्या है, एक वैसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कोई राष्ट्र अपने आप को साम्राज्य समझे और इस साम्राज्य के विचार के अंतर्गत दूसरे देश पे अपना हक जमाए, किसी दूसरे अपने से छोटे किसी गरीब राष्ट्र पे अपना हक जमा कर उसके संसाधन को अपने लिए यूज कर कर अपने उपभोग के अनुसार यूज करे, है ना, और उसके सत्ता पे पूर्ण नियंत्रण उस साम्राज्यवादी राष्ट्र का हो। समझ गए बात को। तो इस पूरे विचारधारा को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। इसको फिर से समझिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी अन्य राष्ट्र पर करे और उसके साम्राज्यवादी नीति, उसके प्रशासनिक नीति, उसके विदेश नीति और उसके जो आप लोग बोल सकते हो कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उसके सारे नीतियों का फैसला लेने का अधिकार वो अपने पास रख ले और उसके संसाधन पे भी कब्जा करके वो उसको अपने तरीके से यूज करे। तो इसी पूरे विचारधारा को हम लोग साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र पर हमला करके, आक्रमण करके या फिर किसी और तरीके से उसके पूरे संसाधन को, चाहे वो संसाधन उसका रिसोर्सेज उसका फिजिकल फॉर्म में हो या फिर आइडेंटिटिकल फॉर्म में हो, उसको कैप्चर करके अपने लिए यूज करे, अपने प्रॉफिट के लिए यूज करे। समझ गए बात। तो इसी पूरे विचारधारा को हम लोग थर्ड प्रोसेस को कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक, अब इसको आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, समझ गए, है ना। व्हेन ए पावरफुल नेशन अटैक इन्वेड अटैक या इन्वेड अटैक और इन्वेड टू दी other nation for abstracting her resources, है ना, एंड और तुम लिख सकते हो कि abstracting her powerful
आपके बोल सकते हो कि फ्रीडम, पावरफुल आपके जो बोल सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, फ्रीडम हो गया, फिर उसका जो पावर हो गया, फॉरेन पावर, इंफॉर्मेशन पावर, है ना। और फिर आप सैनिक मामले से भी इस तरीके से बहुत सारे पावर को होल्ड कर ले अपने पास, है ना। होल्ड्स इन ऑन सेल्फ, और इस तरीके से जो क्या करे फिर, दैट्स डिनोट अ इंपीरियलिज्म और इंपीरियल स्टेट। समझ गए बात। तो यही दिखाता है। अब क्या है इसके अंदर, यही सब चीज बताया गया कि अग्रेसिव नेशन प्राइड वैसी भावना आ जाए जब आपके मन में बच्चों देखिए क्या क्या है। इंपेरियलिज्म कब कहलाएगा? अग्रेसिव नेशनल प्राइड, मतलब अग्रेसिव तरीके से जो है हम नेशनल प्राइड को दिखाएंगे कि भाई साहब हमारे जैसा नेशन कोई है ही नहीं, हमारे जैसा ताकतवर कोई है ही नहीं, हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब वाली बात है। पावर, टेरिटरी, प्रेस्टिजियस, किसी भी आधार पे हो कि हम लोग बहुत ही महान नेशन है, और अपने से दूसरे नेशन को छोटा समझने लगे, और इसी क्रम में वो दूसरे जमीन को भी कब्जा करने लगे, कंट्रोलिंग फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपुल, रेशियल सुपरियोरिटी क्लेम्स। और फिर ये क्या करें, जर्मनी में हिटलर का आप लोग नाम सुने होंगे, ये क्या कर रहा था, रेशियल सुपरियोरिटी को जो है क्लेम कर रहा था कि हिटलर जो था वो आर्यन रेस का था, और आर्यन को बोला कि ये सुपीरियर रेस है, और इस वजह से यहूदी जो है काफी इंफीरियर रेस है। तो इस वजह से काफी यहूदी को मरवाया, काफी ज्यादा यहूदी को मरवाया, है ना। आप लोग हिस्ट्री सुने होंगे, पढ़े होंगे कि हिटलर बहुत खतरनाक शासक के रूप में था, गैस चेम्बर में बंद करके यहूदी को मरवा दिया। बड़े और बूढ़े को लेफ्ट भेजता था बच्चे को, और बूढ़े को भेजता था राइट, और एक को गैस चेम्बर में मारता था, एक को गर्दन कटवा देता था, और जो बीच में नौजवान बचता था उसको पत्थर, ईंटा, बालू ये सब ढोने के लिए रखता था। तो इतना क्रूर था। तो रेशियल सुपरिटी बोलता है। फिर बाल्कन पावर के केज ऑफ यूरोप, मतलब आप लोग देखें इसके बाद क्या हुआ, तो इस तरीके से इसकी विचारधारा है। बाल्कन जो बोलोगे, बाल्कन स्टेट के रूप में आप लोग देखे हुए होंगे कि जैसे ही ओटोमन इंपायर डिक्लाइन हुआ, तो बाल्कन नेशन, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ग्रीस, ये सब क्या हुए, ईच अदर कॉम्पिटिटिव नेशनलिस्ट क्लेम, ये सब आपस में क्लेम करने लगे कि भाई साहब हम लोग कौन सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्र है ना, नेशनलिस्ट राष्ट्र। ग्रेट पावर लाइक रसिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी clashed over influence in this region, creating angerous instability that ultimately trigger war WW1। आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ। जैसे ग्रीस हो गया, और आपका क्या बोल सकते हैं, बुल्गारिया हो गया, सर्बिया हो गया, रोमानिया हो गया, तो इन सभी छोटे राष्ट्र थे, ये सब अपने में ही लड़ रहे थे कि भैया हम कौन जो है हम में से बड़ा राष्ट्र है, नहीं हम तुमसे ज्यादा है, हम तुमसे बड़ा है। लेकिन है सब पिद्दी पिद्दी सा ही, है ना, कोई इतना सा है, कोई इतना सा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, ऐसे ही है। अब क्या कर रहा है, अब देखो ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, फ्रांस यहाँ है, सॉरी रसिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये बड़ा बड़ा राष्ट्र है, और ये सबको देख रहा है ऐसे लड़ते हुए कि तुम लोग चुन्नू मुन्नू की तरह लड़ रहे हो। अब ये क्या करेगा, बोलेगा कि कोई बात नहीं, चलो एक स्टेट आओ, तुम ग्रीस आओ, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। रशिया बोलेगा सर्बिया हम तुमको सपोर्ट करेंगे, आओ तुम मेरे पास। अब फिर जैसे ही ये इसको सपोर्ट किया, जर्मनी इसको सपोर्ट किया, अब सब बराबर का सहयोगी बन गया, है ना। अब बोले कि भाई साहब देखो जर्मनी, रसिया बोल रहा है कि देख लो जर्मनी, अगर तुम सर्बिया पे हमला किए तो हम तुम्हारा टकला फोड़ देंगे, और इधर से ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर तुम किए तो हम तुम्हारा टकला फोड़ देंगे, और दोनों बच्चे की तरफ पहले से लड़ ही रहे। तो इस तरीके से ही आप देखोगे क्लैश जो हुआ, स्टार्ट हुआ आपका, इसी क्लैश की वजह से आप लोग देखोगे कि वर्ल्ड वॉर वन भी हो पाया, ये पॉसिबल है। ठीक है, कि ये अल्टीमेटली पॉसिबल हो गया। हालांकि वर्ल्ड वॉर वन की बात हम लोग करेंगे, जब चैप्टर में पढ़ना होगा तब हम लोग वर्ल्ड वॉर वन की बात करेंगे, लेकिन आप लोग समझिए इसका बैकग्राउंड हम लोग बता रहे हैं। पैन नेशनलिस्ट मूवमेंट, पैन स्लेविज्म, यूनाइटिंग ऑल अंडर वेस्टर्न लीडरशिप, पैन जर्मनी और जर्मनी पीपुल
क्रिएटेड मैसिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन थ्रेटिंग एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स एंड इम्पैक्ट, मतलब सभी जो है, जैसे रसिया है पूरा पैन जो है लेवल पे वो अपना लोग जो स्लेव था वो दास को इकट्ठा किया, बोल रहा है तुम रसिया के जो है लोग हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। जर्मनी भी वैसे ही अपने लोगों को इकट्ठा किया और ऐसे फिर क्लैश होना स्टार्ट हो गया। और ये सभी क्या थे, नेशनलिस्ट स्टेट थे। तो बच्चों ये सारी आपकी कहानी है ना। इस तरीके से चीजों को हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं बच्चों। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन पावरफुल नेशन एक्सटेंड इट्स कंट्रोल ओवर वीकन टेरिटरी, जब कोई शक्तिशाली देश जो है कमजोर राष्ट्र पे जो है हमला कर दे अचानक से, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मिलिट्री किसी भी तरीके से उस पर कब्जा करे, पॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिकल तरीके से या फिर मिलिट्री के तरीके से, सैनिक के मामले से। और इंपेरियल एम्बिशन वो अपना यूज करे, अपनी जो है साम्राज्यवादी नीति के आधार पर वहां के रिसोर्सेज का दोहन करे और कॉम्पिटेटिव टू बिल्ड नेपाल अफ्रीका एशिया एंड पैसिफिक। ये सभी रीजन में, अफ्रीका रीजन में, एशिया रीजन में आप लोग देखोगे कि अब रिलेट करो, अब आपको चीजें पता चलेंगी, क्लियर होना स्टार्ट हो गई। अब यूरोप में जो है इसी इंपेरियलिज्म के आधार पे अब यूरोप वाले, जर्मनी, पोर्चुगीज, पोर्चुगल के पोर्चुगीज, फिर आपका फ्रांस का देखोगे फ्रांसीज, यूके का देखोगे आप लोग ब्रिटेन, ब्रिटिश, है ना, स्पेन का देखोगे स्पेनिश, डच का देखोगे डचीज, तो डच ही हो गए। तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों कि सभी यूरोप के जो इंपीरियल नेशन, नेशनलिस्ट नेशन से इंपीरियल नेशन बन करके अब भागेंगे एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, अपने से छोटे छोटे राज को ढूंढेंगे, उस पर हमला करेंगे, हमला करके उसके रिसोर्सेस को, उसके सारे चीजों को ऐसे करके उठाएंगे और अपने कंट्री में भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। बोलोगे सर ये कब हुआ? ये 200 साल पहले हमारे इंडिया में हुआ। इमेजिन करो तुम लोग, ब्रिटिश कौन थे? ये यूके के ही थे, ये ब्रिटिश द ब्रिटिशर कहलाते थे। और हमारे में कौन कौन से कंपनी है याद करिए आप लोग, डच आया, पोर्चुगीज आए, स्पेनिश आए, फ्रांस आए और ब्रिटेन आया। इन पांचों कंपनी में लड़ाई हुई, ब्रिटेन जीत गया, सबको भगा दिया और यही 200 साल तक राज किया। अच्छा अच्छा सर, अब समझे, यही नेशनलिस्ट जो यूरोपियन पावर है इंपीरियलिज्म पावर में बदल करके इंडिया जैसे एशियन कंट्री पे, एशियन कंट्री के पार्ट पे हमला किया और 200 साल तक यहाँ के रिसोर्सेज को अपने तरीके से यूज किया। हम लोग पे पहले पॉलिटिकली हमला किया, पॉलिटिकली हम लोग कैप्चर नहीं हो पाए तो फिर मिलिटरीली हमला करके हम लोग को कैप्चर किया। हम लोग चूंकि तलवार से लड़ रहे थे उस टाइम और वो गोला बारूद और राइफल टाइफल लेके आके मार पीट के हम लोग को ये कराया, और हम लोग आपस में बटे हुए थे ही, हम लोग आसानी से गुलाम बन गए अपने में। अच्छा अच्छा, आप समझ गए ना, तो ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही समझना। एथनिक नेशनलिज्म क्या है, रीपॉलिटिक क्या है, बाल्कनाइजेशन क्या है, ये बच्चों हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इंपीरियलिज्म तक समझिए। और उससे पहले हमने क्या क्या कवर किया, उससे पहले हमने कवर किया है बच्चों आपके जितने भी एल्गरीज थे उन सभी को कवर किया, ब्रिटेनिया, जर्मेनिया और फिर आपका मैरियन, ये सब क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि क्लास लंबा हो गया है तो इसलिए टाइम हमारे पास कम है, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, इस एंगस्ट्रम क्लासेस की टीम को सपोर्ट कीजिए, है ना, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस इनिशिएटिव को जो है सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल पाए आपके सामने बेहतर चीज़ों को लाने के लिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।